नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यौम मनी, हमारा खास शो जो हर रोज हम आपके लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में और फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में। आप भी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं फाइनेंस से जुड़ी हुई। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरीके का, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके गोल कैसे हासिल होंगे, तो आप अपनी क्वेरीज हम तक भेज सकते हैं। yomani@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, साथ अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और हेमंत जी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि जब बात रिटर्न की हो तो सरकारी कंपनियां सब पर भारी पड़ रही हैं। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड्स को भी जो सरकारी कंपनियां हैं वो खूब पसंद आ रही हैं। पीएसयूज में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। पीएसयूज में म्यूचुअल फंड के निवेश से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़ों के साथ आशीष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। तो आशीष बताइए, पीएसयूज फ्लेवर ऑफ द सीजन रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएसयूज का जलवा कायम है, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स के नंबर्स की बात करें तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? सबसे पहले एक काम करता हूं, इंडेक्स के रिटर्न्स के साथ शुरुआत करता हूं तो तस्वीर क्लियर होगी। पिछले एक साल में निफ्टी और पिछले एक साल में निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स, उसके रिटर्न्स रखिए स्क्रीन पे। 24% निफ्टी जब चढ़ा तो सीपीएसई इंडेक्स ने 100% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। और ये लगातार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमारे म्यूचुअल फंड, उनकी एग्रेसिव खरीदारी है जो इसको नए नए रिकॉर्ड की ओर लेती ही चली जा रही है। और इनफैक्ट ये खरीदारी जो है, रीसेंट डेटा जनवरी का जो म्यूचुअल फंड्स का आया है वो दिखा रहा है कि पीएसयूज में उनकी बाइंग रिलेंटलेसली कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। जब हम सब इन पीएसयू कंपनीज के वैल्यूएशंस को लेकर कंफ्यूजन में हैं, स्ट्रीट में मतभेद है इनके वैल्यूएशंस को लेकर, म्यूचुअल फंड्स लैच ऑन कर रहे हैं। इनफैक्ट जनवरी 24 में म्यूचुअल फंड्स का जो सरकारी पूरा यूनिवर्स है लिस्टेड का, उनके पास 7.5% के आसपास का हिस्सा था। साल दर साल 186 बेसिस पॉइंट्स हिस्सेदारी बढ़ाई, इवन सीक्वेंशियली 34 बेसिस पॉइंट्स हिस्सेदारी बढ़ाई गई। अच्छा, इसके अलावा जो अंडरलाइंग ट्रेंड है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुल म्यूचुअल फंड जो सरकारी कंपनीज में निवेश करते थे 37 थे एक साल पहले, बढ़ के 41 हो गए। और कुल स्कीम्स जो म्यूचुअल फंड्स की पीएसयूज में इन्वेस्ट करती थी 692 थी, बढ़ के 769, यानी कि साल दर साल 77 और स्कीम्स ऐसी आ गई जो सरकारी कंपनियों में निवेश करती चली गई। एक और इंटरेस्टिंग डेटा, नंबर ऑफ लिस्टेड पीएसयूज जिसमें ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते थे, जनवरी 2018 में आंकड़ा 45 था और आज की डेट में 71 ऐसे सरकारी कंपनीज हैं जिसमें एमएफ्स एक्टिव हैं, खरीदारी कर रहे हैं। कहां खरीदारी कर रहे हैं वो प्लेट आपकी स्क्रीन पर आई थी, अब दिखाई डॉक्टर साहब। जो टॉप पीएसयू पिक्स हैं म्यूचुअल फंड्स की, एसबीआई, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, पीएफसी, आरईसी, ये सब सबसे प्रिफर्ड गो टू पॉकेट्स तमाम एमएफ्स की नजर आएंगी। और सरकारी कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं म्यूचुअल फंड्स के, उनका मार्केट वैल्यू क्या है? कोविड टाइम्स में मई 2022 में 1 लाख करोड़ रुपए था और आज की डेट में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मूल्यांकन हो गया है इनके इन्वेस्टमेंट्स का। जाते एक और प्लेट के साथ छोड़े जाता हूं। जैसे रिटर्न्स की प्लेट दिखाई थी मैंने साल भर की, ये एक रिटर्न की प्लेट है इस महीने फरवरी की। निफ्टी ने 2% के रिटर्न्स दिए हैं, उसके सामने सीपीएसई इंडेक्स ने ऑलरेडी मंथ टिल डेट 9% के रिटर्न्स दिए। तो जो म्यूचुअल फंड्स ने लैच ऑन करा था जनवरी को ऑल माल, उनके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स और बेहतर हो रहे होंगे। आई एम श्योर तमाम फंड मैनेजर्स, सीआईओस के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे होंगे ये पीएसयूज के आंकड़े, इनके रिटर्न्स। शुक्रिया आशीष। तो ये इंटरेस्टिंग आंकड़े आशीष ने शेयर किए, जहां पर म्यूचुअल फंड्स का भी भरोसा बढ़ा है पीएसयू स्टॉक्स में और इसीलिए एक्सपोजर हमने पीएसयू स्टॉक्स में बढ़ते हुए देखा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह जयपुर से। देवेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम मैंने अपना पोर्टफोलियो भेज रखा है आपको। इसमें मेरे को पता करना था कि मेरे जो हमने इस लॉन्ग टर्म का भेज रखा है चल रहा है जो मेरा, उसमें मैंने एग्जिट कर दिया अभी फिलहाल, और एचडीएफसी का टैक्स सेवर फंड मैंने ऐड कर लिया अभी, ठीक है।
और इसमें मैंने अपना और एक ओके। साथ दोनों का पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है। तो टारगेट दिया हुआ है इसमें, मेरे को थोड़ा सजेस्ट ये था, सही पोर्टफोलियो है या किसी से निकलना है। अभी करंट आज की वैल्यू हमारी 34,000 की है, ठीक है। 34 लाख की आ रही है। ओके, तो 34 लाख्स की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 30 लाख्स की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 32,000 की इनकी एसआईपी चल रही है जैसे इन्होंने मेंशन किया। और साथ ही इनकी जो फंड्स इनके पास हैं वो मैं क्विकली बता दूं तो इनके पास कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया। इसमें इनके पास ईपीएफ पीपीएफ भी है जहाँ पर ये मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्लान्स भी हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की डेडिकेटेडली बात करें तो इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और साथ ही कोटक मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू ग्लोबल एडवांटेज, एसबीआई ब्लू चिप, इन सभी में तो 2,000 रुपए ईच ये डाल रहे हैं। प्लस जो रिमेनिंग फंड्स हैं उसमें 1,000 ईच है, जिसमें एचडीएफसी गोल्ड फंड, एचडीएफसी एलएसएस टैक्स सेवर, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है। बताइए हेमंत जी, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? हाँ जी दीपाली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक अगर इनका पोर्टफोलियो देखें, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। एक तो जो हम हमेशा कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो, इंश्योरेंस हो आपके पास, टर्म प्लान हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो वहां भी इन्होंने आई थिंक अच्छे से उसके ऊपर फोकस रखा है अपना। दूसरा, एक मिक्स जो है इनके पास, ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में है, साथ में ऑब्वियसली थोड़ा पैसा पीपीएफ में भी है। तो आई थिंक और जिस तरीके से इन्होंने अपने गोल्स को डिफाइन किया है, 5 गोल्स हैं इन्होंने कहा इनके। बेसिकली सन और डॉटर दोनों की एजुकेशन है, उन दोनों की शादी है और इनकी खुद की रिटायरमेंट है। तो 5 गोल्स, कितना टारगेट, कितना समय, बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया। तो आई थिंक इनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है बहुत अच्छा है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट को अगर देखें हम, 32,000 की इनकी एसआईपी है, 25,000 इनके नाम पे है और 7,000 इनके वाइफ के पोर्टफोलियो में है। अब देखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है इतनी गोल्स को पूरा करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि पहले जो 2 गोल है वो बच्चों की एजुकेशन के लिए है, तो बेटे की एजुकेशन के लिए। और जैसा मैंने एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे टच करना चाहूंगा कि 30 लाख का इन्होंने कहा कि इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पोर्टफोलियो को अलाइन करते हैं डिफरेंट गोल से। तो अगर हम बेटे की एजुकेशन की बात करें तो इनको 30 में से 15 लाख यहाँ पे अलाइन करना है इस गोल के लिए, और उसके अलावा 5,000 की एसआईपी की जरूरत है। इतना मैं कह दूं कि आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, सिर्फ अलाइन करने की बात करें, देखने के लिए कि आपके पास पर्याप्त पैसा है कि नहीं। बेटी की एजुकेशन के लिए जो उनको पैसा चाहिए उसमें 15 लाख, बाकी जो 15 लाख है वो यहाँ पे अलाइन करना है। और 10,000 की एसआईपी प्लस 10% का स्टेप अप। इन्होंने ये भी कहा है कि 30,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं उसके साथ में ये 10% से स्टेप अप भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा, जो दोनों की मैरिज के लिए जो है गोल, समय भी उतना है 12 साल, और आई थिंक जो कॉर्पस चाहिए वो भी 50 लाख है। यहाँ पे दोनों के लिए उनको 10,000 की एसआईपी करनी है अलग अलग से, और 10% से उसको स्टेप अप करना है। तो इस तरीके से ये गोल पूरे हो गए। और इनकी जो खुद की रिटायरमेंट का जो गोल है उसके लिए इनके पास जो पैसा है ईपीएफ में, पीपीएफ में, और 5,000 की एसआईपी अगर ये करें 15 साल तक जो इनका टाइम होराइजन है, तो ये अपने गोल को पहुंच पाएंगे। तो कुल मिला के इनको 40,000 की एसआईपी करनी है। अभी जो इनकी एसआईपी है वो 32,000 की है, इनको 8,000 से अपनी एसआईपी को बढ़ाना होगा। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो इनके खुद के पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने कहा कि 25,000 की एसआईपी, लेकिन फंड बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है उसको कम करने की जरूरत है। करीब करीब 12 फंड है इनके पास, उसको कम करें। अच्छी बात यह है कि एग्जिस्टिंग फंड में जो पोर्टफोलियो में ऐसे फंड हैं जिसको कंसोलिडेट करके थोड़ा अमाउंट बढ़ा के ये अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो 3 जो एग्जिस्टिंग फंड है इनके पास, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप और एचडीएफसी मिड कैप, इन तीनों में अगर ये 6-6 हजार रुपए इन्वेस्ट करें तो 18,000 वहां पे। जैसा इन्होंने कहा कि इन्होंने जो ईएलएसएस में चेंज किया, एचडीएफसी टैक्स सेवर है वहां पे 2,000, और आईसीआईसीआई ब्लू चिप में 5,000। तो कुल मिला के इनके पास 5 फंड होंगे, 12 से 7 फंड कम होंगे। इनकी जो वाइफ का जो पोर्टफोलियो है वहां पे सिर्फ एक ही चेंज कंसीडर कर सकते हैं ये, वहां पे आदित्य बिरला का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसकी जगह में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, एक बदलाव वहां पे। तो जैसा मैंने कहा 8,000 से इनको अपनी एसआईपी बढ़ानी है, और अदरवाइज जो इनके गोल्स हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जाते जाते और उनको कहना चाहूंगा मैं कि जो इनका गोल है रिटायरमेंट का, जो टारगेट रखा है 1 करोड़, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा दोबारा से सोचने की जरूरत है कि वाकई में 15 साल के बाद 1 करोड़ एडिक्वेट होगा उनके अपने रिटायरमेंट के लिए। तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखें, इन्फ्लेशन को कंसिडर करें, और जरूरत पड़े तो अपने गोल को रीडिफाइन करके फिर से आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि शायद 1 करोड़ उतना पर्याप्त नहीं है। ओके,
चलिए, तो सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। शशांक है अगले कॉलर हमारे साथ गुरुग्राम से बातचीत करने के लिए। शशांक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय दीपाली मैम, मैंने एक्चुअली आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। तो मैं अराउंड 2 साल से एसआईपीस कर रहा हूँ और मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू अराउंड 15 लाख है। ओके, राइट। तो मेरे को बस ये जानना था कि अभी अराउंड अगर मैं 10 साल तक और अभी ये करता रहता हूँ इन्वेस्टमेंट सेम प्लस स्टेप अप भी मैं कर सकता हूँ अराउंड 10 to 15% पर ईयर एज द सैलरी ग्रोस, तो कितना कॉर्पस संभव हो सकता है मेरा? ओके, ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। फिलहाल जो आपकी एसआईपी चल रही है, आपने जैसे मेंशन किया, ये 58,700 के आसपास की है, करेक्ट? राइट। ओके, 15 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 इयर्स का होराइजन है। फंड्स में इनके बता दो, एचडीएफसी फोकस 30 11,000 रुपए महीना, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 11,000 रुपए महीना, 11,000 रुपए महीना एक क्वांट एक्टिव फंड में डाल रहे हैं। एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5,000 और साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मेरी एसेट मिड कैप पे भी 5,500 ईच। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 5,250 5,500 ईच डाल रहे हैं ये एक्सिस स्मॉल कैप में, और टाटा स्मॉल कैप में 7,000 का इन्वेस्टमेंट है इनका मंथली बेसिस पे। तो बताइए इनके फंड चॉइसेस, इनके गोल पर राय। गोल बेसिकली 10 इयर्स में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे ये जानना चाहते हैं, कंसीडरिंग 15 लाख ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुके हैं। जी दीपाली, पहले देखते हैं कि कितना कॉर्पस से बना पाएंगे। यहाँ पे 10 साल का समय तो 12% के एनुअलाइज्ड रिटर्न मान के चल रहे हैं। जैसा हमने कहा कि 15 लाख का इनका कॉर्पस बना हुआ है ऑलरेडी, 58,725 पर मंथ एसआईपी से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये अपना प्रोसेस 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो तकरीबन 1,90,00,000 या आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ का कॉर्पस ये बना पाएंगे। तो एक तो वो एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो मुझे लगता है 2 शायद चेंजेस करने की जरूरत है, ये कंसीडर करें उसको। इनके पास 2 मिड कैप फंड है, एक मेरा एसेट मिड कैप फंड है और दूसरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। दोनों में 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि या तो वो जो पैसा मेरा ही एसेट मिड कैप में कर रहे हैं वो ऐड करें मोतीलाल ओसवाल के अंदर, ताकि एक फंड होगा, अच्छा फंड होगा और बेटर परफॉर्मेंस उनको मिल सकती है वहां से। बट अगर वो कीन है कि उनके पास नहीं 2 मिड कैप फंड होने चाहिए, तो फिर इस फंड से बेहतर ऑप्शन मुझे लगता है वो कंसीडर कर सकते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो वो एक थोड़ी बेहतर ऑप्शन डेफिनेटली हो सकती है। दूसरा, इनके पास एक जो स्मॉल कैप फंड है, एक्सेस स्मॉल कैप फंड, उससे बेहतर कई फंड्स हैं, बट एक अगर फंड चुनना चाहें जो इससे पोटेंशियली बेटर हो सकता है वो एचडीएफसी स्मॉल कैप है। तो 2 बदलाव पोर्टफोलियो में, और जैसे मैंने कहा अगर ये 10 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो करीब 2 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए सजेशन। लगभग 2 करोड़ का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर लेंगे, लेकिन थोड़े से बदलाव आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं, उनको कीजिए आप इम्प्लाय, जिससे मेरे एसेट मिड कैप फंड से निकलने की सलाह है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या निपॉन इंडिया मिड कैप आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप को एचडीएफसी स्मॉल कैप से आप रिप्लेस करें और बाकी फंड्स में बने रहे। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। हेमंत रुस्तगी हमारे साथ बने हुए हैं, चलो वापस आते हैं। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी मौजूद है आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और कॉलर्स से। जोगेश्वर बाजपेयी कानपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। जोगेश्वर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरा सवाल है कि मेरे 5 म्यूचुअल फंड मैंने जनवरी से शुरू किए हैं, 5-5 हजार के। पहला एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, दूसरा निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, तीसरा कोटक मल्टी कैप है, चौथा कोटक इक्विटी मिड कैप है, 5वां एसबीआई कंट्रा है। तो हमको फंड्स की हमें कोई नीड बेस नहीं है, सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए हम जो है पोर्टफोलियो मेंटेन, ये हमारा रिव्यू करना है कि ठीक है या किसमें चेंजेस आर रिक्वायर्ड। ओके, तो क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इनके 25,000 की एसआईपी है, 15 साल का व्यू है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीसी प्रो मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा सही में 5,000 ईच डाल रहे हैं। जी, आई थिंक इनके अगर हम पहले कॉर्पस की बात करेंगे कितना कॉर्पस वो बना पाएंगे, तो अगर ये अपनी जो करंट इन्वेस्टमेंट है 25,000 की, अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 1,30,00,000 1,30,00,000 का कॉर्पस बना पाएंगे। यहाँ पे हम 12% के एनुअलाइज्ड रिटर्न मान के चल रहे हैं। जहां तक अगर इनके फंड्स की बात बोले तो मुझे लगता है कि अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो काफी अच्छे से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। इनके पास फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड है और एक मिड कैप फंड है, कंट्रा फंड है और एक लार्ज कैप फंड है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की कैटेगरीज किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में और जिस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए,
वो इनके पोर्टफोलियो में है। और आई थिंक जो फंड सिलेक्शन भी इन्होंने किया है वो काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो लेवल पे इनको कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लंबा टाइम होराइजन के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आएंगे मार्केट वॉलेटिलिटी के या कुछ पर्सनल सर्कमस्टेंसेज में या जैसे भी कुछ चैलेंज हो। आई थिंक अगर आप अपना ये प्रोसेस को अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करते हैं तो जैसा मैंने कहा करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। तो 1 करोड़ 30 लाख का एक्यूमुलेशन आप कर सकेंगे 15 सालों में। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, कोई चेंजेस सजेस्ट आपको नहीं किए जा रहे हैं। आप इन्वेस्टेड रहिए इसी पोर्टफोलियो में और बस अपने फंड चॉइसेस जो आपने की हुई हैं उनको रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है। बात करते हैं सचिन अग्रवाल से, गुरुग्राम से हमारे साथ कनेक्टेड है। सचिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैं अपने पोर्टफोलियो पे अपना रिव्यू चाहता हूँ। एक बार मेरा पोर्टफोलियो चेक करके बता सकते हैं कि करंट पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं। बाकी 10,000 रुपए की मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ इतनी SIP, तो क्या इन्हीं फंड में बना रहा हूँ या फिर मैं कोई और फंड में ऐड कर सकता हूँ? ठीक है, तो मैं क्विकली मेंशन कर देती हूँ पहले फटाफट से। 29,000 की इनकी SIP चल रही है और जैसे इन्होंने मेंशन किया 10,000 की और एडिशनल SIP ये करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग जो इनकी SIP है उससे ये ऑलरेडी 28 लाख का एक्यूमुलेशन कर चुके हैं, लेकिन टोटल 40,000 के आसपास इनकी SIP हो जाएगी। अब फंड्स कौन से हैं? एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, यहाँ 3,000 से 2,000 की SIP है। इसके अलावा फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, HDFC टैक्स सेवर, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC स्मॉल कैप, यहाँ भी 1,000 से 3,000 की SIP है। निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड सर्विसेज, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, सुंदरम सेलेक्ट कैप, सुंदरम स्मॉल कैप माफ कीजिए, यहाँ पर 3,000 to 2,000 के SIPs है। फंड्स काफ़ी सारे हैं इनके पास। फंड हाउसेज में भी एक ही फंड हाउसेज के काफ़ी स्टॉक्स, काफ़ी फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं। तो पहले तो इन्होंने पोर्टफोलियो पूछा है कि कैसा है, कुछ बदलाव करने हैं क्या, प्लस एडिशनल SIP जो है वो कहाँ डिप्लॉय करें। गोल इनके हैं 7 ईयर्स में 1 करोड़, 13 ईयर्स में 3 करोड़। बताइए जी दीपाली, आई थिंक इनके गोल से शुरू करते हैं। इनका जो टारगेट है, उन्होंने कहा जैसे 2 गोल्स हैं इनके पास और पहला जो टारगेट है वो करीब जो गोल है उसका 7 साल में करीब इनको 1 करोड़ रुपए चाहिए और दूसरे में 13 ईयर्स में 3 करोड़ चाहिए। मुझे लगता है समय इनके पास कम है और जो टारगेट है वो काफी बड़ा है। तो यहाँ पे अगर पहला जो गोल है उनका उसमें करीब 75,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और दूसरे में 80,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि इन्होंने कहा जैसे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का करीब 28 लाख का है। अगर मैं उसको कंसिडर करूं तो जो दूसरा जो गोल है क्योंकि वो लंबा है, तो अगर वहां पे उसको हम अलाइन करें तो इनकी जो SIP रिक्वायरमेंट है वो 50,000 में आएगी। तो कुल मिला के करीब 1,25,000 की SIP करनी है। इनकी करंट SIP जो है वो 29,000 की है, 10,000 से बढ़ाना चाहते हैं। देख सकते हैं हम काफी बड़ा गैप है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज इनको कहना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अपने गोल्स को आप डिफाइन करें, टाइम होराइजन को डिफाइन करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गोल्स जो है वो रियलिस्टिक होने चाहिए। और जब हम बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो अपने आप को थोड़ा लंबा समय देना चाहिए ताकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हमको फायदा हो। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें, 29,000 की जो SIP है उसके लिए 11 फंड है उनके पास। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी डेफिनेटली इनको कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। तो इनको मैं कुछ सजेस्ट करता हूँ, अगर चाहें तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि नंबर ऑफ फंड कैसे कम करेंगे, कुछ एग्जिस्टिंग फंड वो रखें अपने पोर्टफोलियो में। जैसे HDFC स्मॉल कैप, वहां पे 6,000 की इन्वेस्टमेंट करें। HDFC टैक्स सेवर में 3,000 क्योंकि वही LSS फंड है। निपॉन मल्टी कैप में 8,000 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 7,000। उसके अलावा मैं एक रिकमेंड करूंगा कि मिड कैप फंड ऐड करें, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जिसमें वो 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है। और जैसा इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहां पे आप एक ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड रखिए जहां पे 7,000 इन्वेस्ट होगी। और जो बाकी 3 है, जैसा मैंने इनको कहा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000 है, तो वहां पे इनको ऐड कीजिए। तो कुल मिला के मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 8,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस तरीके से इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 39,000 की इन लिमिटेड नंबर ऑफ फंड्स में होगी। पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन होगा। मुझे लगता है सही एलोकेशन जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में मिलनी चाहिए वो मिलेगी और पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना और परफॉर्मेंस आई थिंक यहाँ से बेहतर होगी। तो कुछ चेंजेस डेफिनेटली पोर्टफोलियो में, लेकिन बहुत बड़ा गैप है जितना उनको इन्वेस्ट करना है जितना वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको अपने टारगेट्स को थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। ओके, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपको पहले तो अपने फंड्स के सिलेक्शन को थोड़ा ठीक करना है। काफ़ी सारे फंड्स हैं, इतने सारे फंड्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6 फंड्स भी बहुत रहेंगे। तो आपके पोर्टफोलियो से कुछ फंड सेलेक्ट किए हैं हेमंत जी ने। HDFC टैक्स सेवर रखिए, HDFC स्मॉल कैप रखिए, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। किस फंड में कितने एलोकेशन आपको करना है वो डिटेल्स भी आप अपनी स्क्रीन पर
देख सकते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। जरूरी नहीं है हजार की आपको मल्टीपल SIPs की जरूरत है। 2 फंड्स आप ऐड कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जिसमें आपको 8,000 रुपए डालने हैं, ICICI प्रू लार्ज मिड कैप जिसमें 7,000 पर मंथ आपको ऐड करने हैं। तो ये रहा। और रही बात आपके दोनों गोल्स की, तो आपको 75,000 से 80,000 तक की SIP लगेगी। धीरे धीरे आप एलोकेशन इंक्रीज कीजिए। तो ये तो रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो पर, लेकिन आप पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स। हेमंत जी बताइए क्या चॉइसेस है? जी 4 फंड जो मुझे रिकमेंड करने हैं उनमें से एक फंड होगा मल्टी कैप कोटक मल्टी कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप है निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, और 2 फंड्स हैं लार्ज एंड मिड कैटेगरी में, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप और HDFC लार्ज एंड मिड कैप। मुझे लगता है किसी भी नए निवेशक या किसी भी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर जिनको पोर्टफोलियो बनाना हो, कुछ एडिशन करने हो, तो ये ऐसे फंड है कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है और क्वालिटी पोर्टफोलियो। चलिए, तो ये रही हेमंत जी की चॉइसेस। शुक्रिया हेमंत जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। यौम मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।